Hello, I welcome you in the lecture series of class 12 physics lectures. This is the second lecture. In the first lecture, I have introduced electrical charges. और पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी. इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच इनेबल्स ए बॉडी टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस वाया द इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज एक प्रॉपर्टी है. कैसी प्रॉपर्टी है? तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, जो उस मैटर को इस काबिल बनाती है कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट कर सके और इलेक्ट्रिकल फील्ड को महसूस कर सके जब भी वो किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाए. ठीक है, आगे हमने बात की थी कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एंड द थर्ड एलिमेंट्री पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. आगे से बात करते हैं. आज समझते हैं हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज, कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, और उसके बारे में कुछ आपको पता भी होगा. जैसे मैंने बोला था कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो ये जो C मैंने लिखा था कूलम, ये यूनिट है. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यूनिट क्या होता है. तो यूनिट की डिफिनीशन अगर आप पूछें मुझसे, तो यूनिट की डिफिनीशन होगी कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सपोज इस बोर्ड को मेजर करना है मुझे, तो हमें एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है. इस बोर्ड को मुझे मेजर करना है तो मैं स्टैंडर्ड ले सकता हूँ इस पेन को. इस पेन से ये कितने पेन है, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, ये अराउंड 10 पेन होगा. तो हम बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ दिस वाइट बोर्ड इज 10 इंटू द लेंथ ऑफ दिस पेन. तो इस बोर्ड को मेजर करने के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड लिया और स्टैंडर्ड था इस पेन की लेंथ. समझ में आ रही है बात? इसी तरह अगर मास को मेजर करना है, ठीक है, सपोज मैं अपने मास को मेजर करता हूँ कि मेरा कितना मास है, तो मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ सपोज कि इस पेन का जितना मास होगा उसके 1000 टाइम्स मेरा मास होगा. एक रफ आइडिया. गॉट इट? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है और उसी स्टैंडर्ड को यूनिट बोलते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ यूनिट इज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड ऑफ दैट क्वांटिटी एंड दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट. ठीक है, तो यूनिट समझ गए. अब समझते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है. ठीक है, तो चार्ज की यूनिट बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि यूनिट जो होता है, जैसे मैंने पेन को यूनिट लिया यहाँ पर, आप बोलते हैं तो मैं इस हाथ को भी ले सकता था कि दिस इज 1 हैंड, 2 हैंड एंड दिस इज अराउंड 3 हैंड. सो द लेंथ ऑफ दिस वाइट बोर्ड इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ माई हैंड. ठीक है, तो यूनिट जो होता है वो कई टाइप का हो सकता है, कैसा आप सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो किसी भी यूनिट को, तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम डिफरेंट यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं उसको, और ये डिफरेंट यूनिट जो होती है उसके सिस्टम को बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने सुना जरूर होगा, CGS यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम, और जो मैंने कूलम लिखा था यहाँ पर, ये कूलम SI सिस्टम में है. अगर ये CGS सिस्टम में होता तो क्या होता ये? ठीक है, CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है ESU. ठीक है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ठीक है, इसका एक और नाम है फ्रैंकलिन. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में इसको हम CGS को इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU. इट्स अनदर नेम इज फ्रैंकलिन. ठीक है, तो CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है ESU और फ्रैंकलिन. SI सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है कूलम. और दोनों ही केस में इन दोनों की डिफिनीशन अलग अलग है. ESU की डिफिनीशन कुछ और होगी, कूलम की डिफिनीशन कुछ और होगी. ठीक है, तो इस पर हम आएंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि इसकी क्या डिफिनीशन होती है. उसके पहले कुछ मैं इसके बारे में आपको बता दूं जो शायद आप ना जानते हो. तो सबसे जो पुराना सिस्टम है वो है CGS सिस्टम. बट CGS सिस्टम के आने के पहले भी एक और सिस्टम हुआ करता था जिसको
जिसको मॉडिफाई करके सीजीएस सिस्टम बनाया गया। सीजीएस सिस्टम के पहले एक सिस्टम हुआ करता था गॉसियन सिस्टम, ठीक है, गॉसियन सिस्टम। और गॉसियन सिस्टम इसका नाम क्यों था? बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गॉस, ठीक है, गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसलिए इसका नाम गॉसियन सिस्टम रखा गया था, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया था? सो इन 1832 कार्ल गॉस ने इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम जिसको बोला गया गॉसियन सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ की यूनिट ली गई थी मिलीमीटर, ठीक है, मास की यूनिट ली गई थी मिलीग्राम और टाइम की यूनिट ली गई थी सेकेंड। एज यूजुअल हर जगह सेकेंड ही है टाइम की यूनिट। तो इनके सिस्टम में लेंथ की यूनिट थी मिलीमीटर, मास की यूनिट थी मिलीग्राम और टाइम की यूनिट थी सेकेंड, ठीक है। बट ये सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चला। अराउंड 40 ईयर्स लेटर, 40 साल के बाद लगभग, मैक्सवेल आए और थॉमसन आए, ठीक है। मैक्सवेल का नाम सुना होगा, मैक्सवेल 4 इक्वेशंस दिए थे, और थॉमसन का नाम भी आपने सुना होगा। सो ये दोनों साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसको कुछ मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाइड द गॉसियन सिस्टम। उन्होंने बोला कि भाई आपका मिलीमीटर बहुत छोटा है, मिलीग्राम बहुत छोटा है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इससे बड़े चीज़ों को मेजर करने में बहुत परेशानी होती है। तो मॉडिफाइड द गॉसियन सिस्टम, और इस बार इसका नाम मॉडिफाइड द गॉसियन सिस्टम, और इस बार इसका नाम बदल कर दिया गया सीजीएस सिस्टम। उन्होंने क्या किया कि मिलीमीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, बोला कि जो यूनिट होगी, स्टैंडर्ड यूनिट होगा लेंथ का, वो होगा सेंटीमीटर, जो मिलीग्राम है वो होगा ग्राम, और सेकेंड एज यूजुअल रहेगा, ठीक है। तो ये मिलीग्राम, मिलीमीटर, मिलीग्राम और सेकेंड का सिस्टम जो था चेंज हो गया। गॉसियन सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसकी जगह क्या आ गया? सीजीएस सिस्टम, ठीक है। बट जब कुछ सालों बाद, कुछ नहीं बहुत सालों बाद, ये सीजीएस सिस्टम बहुत दिन चला, ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम काफ़ी दिन चला, और ये तब ख़त्म हुआ जब एसआई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 1950 में। अराउंड इन 1950 द साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस्ड एसआई सिस्टम, और उसके बाद सीजीएस सिस्टम ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड ख़त्म हो गया। बट कुछ कंट्रीज अभी भी हैं जो इसको यूज करती हैं। तो जब ये सीजीएस सिस्टम था, जिसका नाम आप बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैट सिस्टम भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट सिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज यह सिस्टम काफ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटीज़ को यूज करती है। अब देखेंगे इस सिस्टम में कहीं आपको 4πε0 टाइप नहीं मिलेगा। जैसे आप अगर कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं, कूलम्ब्स लॉ QF इक्वल टू, अगर आप SI यूनिट में लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बट इसी कूलम्ब्स लॉ को यहाँ पे Q क्या होगा? कूलम में होगा, ठीक है, ये भी कूलम में होगा, ठीक। बट इसी कूलम लॉ को अगर आप सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं तो ये केवल होता है Q1 Q2/r²। और यहाँ पे Q1 जो है, Q1, अगर इसका कुछ और सिंबल दे देता हूँ मैं, Q⁻1 Q2⁻1, क्योंकि इससे डिफरेंस पता चले। तो Q1⁻1 ये क्या है? ये ESU में है, ESU यूनिट में है, ठीक है, इन ESU यूनिट। Q2 क्या है? ESU यूनिट में है, ठीक। इन्होंने कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया, यानी कि Q1 जो यहाँ पे मैंने लिया था, Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन, ये R तो सेम है, ठीक है, ये R एक्चुअली, हाँ R सेम है, ठीक है। तो Q1 Q2 का कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया कि यहाँ पर यूनिटी आ जाए। सो 1/4πε0 को कुछ इन्होंने इस तरह कन्वर्ट किया इसकी वैल्यू में, ठीक है, कि यहाँ पर यूनिट मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसका नाम, इस सिस्टम का नाम पड़ा इलेक्ट्रोस्टैट सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटीज को डील करती है और उसको हटाने का काम करती है लगभग। वो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब अब आगे हम पढ़ेंगे, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें जब ये आएगा चर्चा में, फिर चर्चा होगी इसकी, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे ये इंट्रोड्यूस होता है,
कैसे ये यूनिटी कैसे होगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ यूनिट किया गया इसको कैसे होगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए कि एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का, चार्ज की एसआई यूनिट में लिखा भी नहीं है मैंने इसको, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ईएसयू और फ्रैंकलिन, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन। अब सवाल दूसरा आएगा, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो आप बोलेंगे पॉइस, ठीक है। अगर एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी बोले तो उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 10⁻⁻1 पॉइस। उसी तरह और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात की जाए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो इसकी यूनिट सीजीएस में होती है स्टॉक्स, ठीक है। और एसआई में इसकी यूनिट होती है, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप 10⁻4 स्टॉक्स, ठीक है। अगर आप फोर्स की बात करते हैं तो ये तो आपको पता होगा बिल्कुल कि 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ डाइन। अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो आप जब मालूम होगा 1 जूल इक्वल्स 10⁷ अर्ग, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है, सब सीजीएस यूनिट्स हैं, सीजीएस यूनिट। आपको पता है कि एक्सेलरेशन सीजीएस यूनिट क्या होती है, दैट्स गैलीलियो, GAL, गैलीलियो इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। खैर, तो उसी तरह हमने यहाँ देखा कि एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम एक रिलेशन आता है, एक फैक्टर से गुना किया जाता है। यहाँ पर किस चीज़ से गुना किया जाए, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रिलेशन निकालें, फाइंड रिलेशन बिटवीन सी एंड ESU, ठीक है। तो इसको याद करना काफ़ी आसान है। 1C इक्वल्स 3 × 10⁻, ये लगभग होगा, ठीक है, 3 × 10⁹ ESU, ठीक। 1 कूलम्ब इक्वल होता है 3 × 10⁹ ESU, 3 × 10⁸ होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ लगभग होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। थोड़ा उससे कम होता है, बट हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 3 × 10⁸। उसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है फैक्टर जो कि 1 कूलम्ब और ESU के बीच रिलेट करता है उनको, ठीक है। सो 1 कूलम्ब इक्वल्स 3 × 10⁹ ESU। ये आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं आ सकता है, क्लास 12 को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। एक और चीज़ मैंने बताई जो इम्पोर्टेंट थी आपको यहाँ पर, ठीक है, जो मैं फिर इसको यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, जो इम्पोर्टेंट है कि एसआई सिस्टम में F इक्वल्स कूलम्ब फोर्स इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। इन सीजीएस सिस्टम F इक्वल्स Q1 Q2/r², मैं इसको बार दे रहा हूँ बस इसलिए कि इन दोनों में डिफरेंस पता चल सके, या मैंने कैपिटल लिखा है, इससे भी काम चल सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है बार देने की, ठीक है। ये Q क्या है, एसआई में है, यानी कूलम्ब है, इसका यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम में कूलम्ब है, और यहाँ पे Q क्या है, ESU में है, गॉट इट। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, सारी की वैल्यू रखेंगे, तो आपको मिलेगा 1 कूलम्ब इक्वल्स 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम्ब, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है ESU। मैंने बताया आपको कि सीजीएस सिस्टम सबसे पुराना सिस्टम है, बट उससे भी पुराना सिस्टम था गॉसियन सिस्टम, जिसको मॉडिफाई किया थॉमसन और मैक्सवेल ने। गॉस ने बताया था कि लेंथ की यूनिट मिलीमीटर होती है, मास की यूनिट उन्होंने लिया था मिलीग्राम, और टाइम की यूनिट लिया था उन्होंने सेकेंड। उसको मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर दिया गया मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीग्राम को ग्राम में, और सेकेंड को सेकेंड में, और बोला गया कि एक नया सिस्टम क्रिएट किया गया, उसका नाम दिया गया CGS सिस्टम, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोस्टैट सिस्टम भी बोलते हैं। CGS सिस्टम में अगर कुछ क्वांटिटीज़ को मैं नाम लूँ तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है गैलीलियो, ठीक, फोर्स की यूनिट होती है डाइन, ठीक है, और विस्कोसिटी की यूनिट मैंने बताया आपको पॉइस होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है स्टॉक्स,
ठीक है। और चार्ज की यूनिट मैंने बताया कि ESU होता है, ठीक है। अब समझते हैं हम कि इसकी 1 कूलम होता है कितना है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि 1 कूलम इक्वल्स 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। बट 1 कूलम होता कितना है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो हम समझते हैं ना कि 1 मीटर इतना बड़ा है, मैंने मार्किंग किया हुआ है, हमेशा जरूरत लगती है इसकी। सो दिस इज 1 मीटर। आपको पता है 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो अराउंड दिस इज 1 सेंटीमीटर। अगर आपको ये शायद ना दिख रहा हो बोर्ड पे, सो ये 1 मीटर है, ठीक। और 1 सेंटीमीटर क्या होगा, अगर मैं ड्रॉ कर दूँ लाइन एक, सो दिस इज 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर क्या होगा, यह होगा, दिस इज अराउंड 1 सेंटीमीटर। और ऐसे 100 इंटरवल जब पूरे होंगे तो 1 मीटर होगा। तो आप समझ तो पा रहे हैं कि 1 मीटर कितना है, इतनी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर कितना है, इतना लेंथ है, ये तो फील कर पा रहे हैं। बट 1 कूलम होता कितना है आखिर, 1 ESU कितना होता है आखिर, ठीक है। कन्वर्जन हमने समझ लिया, बट 1 कूलम आखिर होता कितना है, ठीक है, उसको समझते हैं। उसके पहले इसमें से आप नोट कर लें, मैंने काफ़ी साफ तो नहीं लिखा है, फिर भी आप इसको नोट कर लें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है इसमें। देन मैं आपको बताता हूँ 1 कूलम कितना होता है। ओके, तो हमने समझ लिया कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम, CGS यूनिट ऑफ चार्ज होता है ESU या फिर फ्रैंकलिन। ओके, अब हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम कितना होता है, यानी कि 1 कूलम की डेफिनेशन क्या है, या 1 कूलम आखिर होता कितना है, ठीक है। उसको समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा होगा मैंने कैपिटल C यूज किया है, ठीक है। बट जब हम मीटर लिखते हैं 1 मीटर, तो हम स्मॉल m लिखते हैं, kg लिखते हैं तो 1 kg लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर स्मॉल रहता है, ठीक है। जहाँ भी आप देखेंगे 1 डाइन स्मॉल है, तो आप देखेंगे हर जगह मैं स्मॉल यूज करता हूँ, 1 मोल स्मॉल है, ठीक है। तो ये सब जो सिंबल है, ठीक है, किलोग्राम का सिंबल है, ये सेंटीमीटर का सिंबल है, ये सब स्मॉल है। यहाँ कैपिटल क्यों है, यहाँ कैपिटल क्यों है? हाँ, आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल, बिकॉज ये साइंटिस्ट का नाम है। जैसे आप देखेंगे न्यूटन हम कैपिटल लिखते हैं, न्यूटन अगर ऐसे लिखते हैं तो यूनिट ऐसे लिखेंगे, बट उसका सिंबल कैपिटल रहता है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं पास्कल तो हम P कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। अगर आप जूल लिखते हैं तो कैपिटल J लिखते हैं, केल्विन अगर लिखते हैं तो कैपिटल K लिखते हैं। तो ऐसा कस्टम है, ऐसा रिवाज है कि साइंटिस्ट का ऑनर के लिए जो भी यूनिट बनाया गया है साइंटिस्ट के नाम पर, उनके ऑनर में उसका सिंबल कैपिटल लिखेंगे, सिंबल, ठीक है। पूरा यूनिट नहीं, यूनिट सारे स्मॉल होंगे, बट उसका सिंबल जो है वो कैपिटल होगा। और कूलम भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको हम कैपिटल C लिखते हैं। ये C स्मॉल होगा, ये K स्मॉल है, इसके सारे लेटर स्मॉल होंगे, ठीक है। तो ये हो गई इधर की बात। अब हम समझते हैं कि 1 कूलम का मतलब कितना होता है। तो 1 कूलम डिफाइंड है कि यदि एक वायर लेते हैं आप, ठीक है, जिसमें 1 एम्पियर की करंट बढ़ रही हो, इफ़ यू विल टेक अ वायर इन विच 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, then in 1 second the amount of charge passed from one end to another end is defined as 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम, गॉट इट। यानी कि अगर कोई तार लिया आपने, कोई वायर लिया जिसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही हो, तो 1 सेकेंड में जितने भी इसमें से चार्ज फ्लो करेगा, जितना भी चार्ज फ्लो करेगा, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसके एनालॉजी देता हूँ आपको। एक एनालॉजी आप ले सकते हैं, एक पाइप से पानी बह रहा है, ठीक है, और ये पानी गिर रहा है, ठीक। हमने यहाँ पे एक मग लगा दिया, ठीक, कॉफ़ी मग लगा दीजिए, कॉफ़ी मग, और ये पानी इसमें गिर रहा है। तो ऑब्वियस है जितना तेज़ ये पानी आएगा, अगर यहाँ ज़्यादा स्पीड है, ठीक है, अगर ये नॉर्मल गिर रहा है तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा दूँ, सपोज एक पिस्टन लगा दिया और इसको हम धक्का दे रहे हैं अगर बहुत तेज़ी से, ठीक है। आपने पिचकारी देखी होगी, जब होली में बचपन में आपने खेला होगा, अभी तो पिचकारी से नहीं खेलते होंगे। तो जितना तेज़ आप धक्का दीजिएगा उतना तेज़ वो बाहर निकलेगा, तो जितना तेज़ आप धक्का दीजिएगा उतना तेज़ पानी गिरेगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर 1 पास्कल का प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, तो पानी जो गिर रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड में जितना पानी गिरेगा उसको आपने कोई क्वांटिटी बना लिया,
ठीक है, वॉल्यूम की एक क्वांटिटी बना लिया कि 1 सेकंड में जितना पानी गिरेगा उसको कुछ क्वांटिटी आपने बना लिया। सपोज ये 1 लीटर, जैसे लीटर होता है 1 यूनिट, उसी तरह हम ग्लीटर मान लेते हैं। ठीक है, कि 1 ग्लीटर 1 पास्कल का प्रेशर यहाँ पर हो तो 1 सेकंड में जितना पानी गिरेगा उसको हम बोलेंगे 1 ग्लीटर। ठीक है, अब उसको एनालॉजी कीजिए यहाँ से कि अगर एक वायर में 1 एम्पियर करंट बह रही हो, ठीक है, अगर 1 एम्पियर ज़्यादा लेते हैं, सपोज 10 एम्पियर लेते हैं तो करंट ज़्यादा बहेगा। सबसे पहले करंट क्या होता है, तो करंट डिफाइंड है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। सॉरी, ये मैंने एम्पियर का डिफिनेशन बता दिया। ठीक है, एम्पियर की स्मॉल डिफिनेशन बता दी। एक्चुअली होगा इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज ओनली, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चार्ज का फ्लो है, बस चार्ज का फ्लो है। तो जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज़्यादा करंट का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा 1 एम्पियर कितना होता है तुरंत। तो ये क्या है, चार्ज का फ्लो है। तो जब चार्ज का फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर है तो कुछ फ्लो हो रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ चार्ज जा रहे होंगे ऐसे ऐसे करके आराम से। ठीक है, जैसे ऐसे आप करंट बढ़ा देंगे उस चार्ज थोड़ा ज़्यादा जाएगा 1 सेकंड में। तो बोला जा रहा है कि अगर तार में, वायर में अगर 1 एम्पियर का करंट बढ़ रहा हो तो 1 सेकंड में जितना भी चार्ज पास करेगा, ठीक है, उसको हम नाम दिया उन्होंने 1 कूलम। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो through a wire when flow through a wire in 1 second when 1 ampere of current flows through it। अगर एक वायर से 1 एम्पियर की करंट बढ़ रही हो तो 1 सेकंड में जितना भी चार्ज पास करेगा उसको हम बोलेंगे 1 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम समझ गए। अब सवाल आता है कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर क्या होता है, करंट तो समझ में आ गया, चार्ज तो समझ में आ गया कि 1 सेकंड में जितना, जैसे यहाँ पानी था, 1 सेकंड में जितना पानी गिरेगा उस अमाउंट को हमने बोल दिया कि 1 ग्लीटर है। उसी तरह 1 सेकंड में जितना चार्ज बहेगा या गिरेगा, सब कुछ करो, तो उसको हमने नाम दिया 1 कूलम। अब सवाल आता है 1 एम्पियर कितना होता है, ये भी तो नहीं समझ में आ रहा। जिस तरह 1 मीटर समझ में आ रहा था ये लेंथ, बट 1 एम्पियर तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है 1 एम्पियर आखिर कितना है। तो इसकी डिफिनीशन है कि अगर 2 स्ट्रेट वायर्स हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत लंबे वायर्स, ठीक है, और दोनों से कुछ करंट बह रहा हो, हमें नहीं मालूम कितना करंट बह रहा हो, अगर आई करंट बह रहा है, ठीक है, दोनों से अगर आई करंट फ्लो हो रहा हो और दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे गए हों, 1 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, और उसके बीच जो फोर्स लग रहा हो, एक चीज़ और है कि जब किसी 2 स्ट्रेट वायर से, ठीक है, स्ट्रेट वायर से जब करंट फ्लो होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है करंट की कि जब किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा हो तो वो दोनों वायर एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, तो जो करंट फ्लो होता है वो अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फ्लो होता है, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे ये फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, और करंट घटाएंगे तो ये फोर्स घटेगा। ये फोर्स ट्रूली डिपेंड करता है करंट पे, कितना करंट है, और करंट 0 तो फोर्स 0। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जब मास 0 तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0, जब चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिकल फोर्स 0। उसी तरह अगर ये करंट 0 तो इसके बीच लगने वाला फोर्स भी 0। ठीक है, तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ेगा। हमको एक ऐसा समय चाहिए कि जब 1 मीटर का वायर लें अगर हम, 1 मीटर का वायर लें अगर, और उसको 1 मीटर डिस्टेंस पर रखें, या इनफाइनाइट आप लेते हैं, 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर जो वायर है उसमें जो फोर्स लगे 2 × 10⁻⁷ लगे, अगर 1 मीटर पर मीटर वायर में इतना न्यूटन फोर्स लगे, तो जो वायर में करंट बह रहा होगा उसको हमने बोलेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, सो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट when passing through 2 infinitely straight wires, parallel straight wires, when it is placed at a distance of 1 meter and the amount of force exerted between them is 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then it is known as 1 ampere। ठीक है, तो 1 एम्पियर
करंट की वो मात्रा है जब दो स्ट्रेट वायर्स में, इन्फाइनाइटली स्ट्रेट वायर्स में आप वो करंट बहाते हैं 1 मीटर डिस्टेंस रखते हुए, और उनके बीच अगर फोर्स लगता है 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर, तो उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, ये हुई 1 एम्पियर करंट की डिफिनीशन। ठीक है, तो और देखते हैं और क्या देखना बाकी है इसमें। SI कूलम समझ लिया हमने, CGS मिनट समझ लिया, करंट आपने समझ लिया। एक और चीज, ये कूलम बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ये कूलम तो हमने SI यूनिट मान लिया है, ठीक है, SI यूनिट हमने मान लिया है 1 कूलम, बट ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। समझ में आ रही है बात? कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूँ, उसके पहले आप ये नोट कर लें। ओके, तो यहाँ तक समझ गए कि 1 कूलम SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है, और 1 कूलम काफ़ी बड़ा है। इसीलिए चूँकि ये बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस में आप देखेंगे माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, मिली कूलम भी यूज किया जाता है। आपने कभी क्वेश्चन में नहीं देखा होगा, आप 10th क्लास का क्वेश्चन देखें या 12 का कहीं का भी क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन जो होते हैं माइक्रो कूलम एक कैपिटल होगा, ठीक है, नैनो कूलम, मिली कूलम में होता है माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। नैनो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम, और माइक्रो कूलम ये मिली कूलम है, ठीक है, मिली कूलम का मतलब होता है 10⁻³ कूलम, ठीक है। इसलिए हम स्मॉल क्वांटिटी में डील करते हैं, क्योंकि ये कूलम बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये? एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो कुछ प्रोटॉन्स इकट्ठा कर दें, ठीक है, क्योंकि सबसे बेसिक क्वांटिटी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही है हमारे पास, तो कुछ प्रोटॉन के इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर नहीं होता है 1 कूलम, बट कुछ प्रोटॉन को इकट्ठा कर दे तो क्या हो जाएगा वो, चलो 10 प्रोटॉन के इकट्ठा कर देते हैं, या 20 प्रोटॉन, 20 नहीं 50, 100, 500, 1000, चलो 10,000 प्रोटॉन को इकट्ठा कर दें तो हो जाना चाहिए 1 कूलम। कितना बड़ा होगा, ठीक है। अगर 1 प्रोटॉन पे चार्ज है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होता है, ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो चार्ज ऑन 2 प्रोटॉन क्या होगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन 200 प्रोटॉन्स क्या होगा, तो 200 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चार्ज ऑन 20,000 प्रोटॉन क्या होगा, तो 20,000 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी तरह कुछ 20,000, 50,000 कुछ प्रोटॉन्स लेंगे, क्या होगा, मैक्सिमम 50,000, लाख प्रोटॉन लेंगे तो हो जाना चाहिए 1 कूलम। और कितना प्रोटॉन लगेगा, तो देखते हैं हम। सपोज कीजिए कि हमने n प्रोटॉन्स लिया, 1 प्रोटॉन पर चार्ज कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और सबको मिलाकर क्या बन जाएगा, 1 कूलम बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बंदे के पास अगर 10 रुपया है, ठीक है, सपोज कोई डोनेशन कहीं देना है, तो एक बंदा 10 रुपये डोनेशन देता है, ठीक है, तो 1000 रुपये लेने के लिए कितने बंदों की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियस है, आप कहेंगे कि एक बंदा 10 दे रहा है, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1000 चाहिए हमें, तो n इक्वल्स मिल जाएगा हमें 1000/10, दिस इज 100। उसी तरह 1 प्रोटॉन पे चार्ज इतना है, n प्रोटॉन्स हमने लिया, तो देखते हैं कितना प्रोटॉन मिलकर 1 कूलम होगा। सो n इक्वल्स 1/1.6 × 10⁻⁻19, एंड कूलम बाई कूलम आउट हो जाएगा। और ये जब वैल्यू आएगी, इसको आप करते हैं तो ये हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, और 1.6, और ये 10⁻18 हो जाएगा। दिस इज अराउंड 6.25 × 10⁻18, ठीक है, अराउंड। सो आप देख पा रहे हैं कि 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉन्स को अगर हम मिलाएंगे तब जाकर 1 कूलम बनता है। एक आइडिया लगा पा रहे हैं 6.25 कितना बड़ा होता है, 6.25 × 18, 10⁻18, so this is 625, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना बड़ा होता है ये। इतने प्रोटॉन्स को अगर आप मिलाएंगे, आप समझ पा रहे हैं, इतना ही 6,25,000 हो जाता है। तो इतने प्रोटॉन्स को मिलाएंगे तब जाकर 1 कूलम चार्ज बनेगा, जो बेसिक यूनिट ली गई है SI यूनिट,
तो ये बहुत बड़ी यूनिट है। 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है। अगर आप इतने प्रोटॉन्स को मिलाएंगे या इतने इलेक्ट्रॉन्स को मिलाएंगे तब जाके -1 कूलम चार्ज बनेगा, इतने प्रोटॉन्स को मिलाएंगे तब जाके 1 कूलम चार्ज बनेगा। ठीक है। सो इन दिस वे 1 कूलम इज वेरी बिग यूनिट एंड फॉर दिस आपको बुक्स में मिलेगा कि कूलम की जगह माइक्रो कूलम, नैनो कूलम या मिली कूलम यूज किया गया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल आप कर सकते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, चार्ज आता कैसे है। ठीक है, तो इसका जवाब है चार्ज फ्रिक्शन के थ्रू आता है, चार्ज टच करने के थ्रू आता है। चार्ज फ्रिक्शन करेंगे, अगर दो चीज़ों को रगड़ेंगे तो उनमें आ जाएगा चार्ज। इंडक्शन के थ्रू आता है और इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे चार्ज कैसे आता है। एक्चुअली नेक्स्ट नहीं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग उसकी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन, जो मैंने पहले लेक्चर में बोला था, बट पहले लेक्चर में मैंने छोड़ दिया था, यूनिट ऑफ चार्ज भूल गया था मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और भी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि एक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और कुछ इसमें बताना बाकी होगा कि मैं भूलूँ नहीं, जैसे मैं पहले लेक्चर में भूल गया था। लेट मी थिंक। तो मुझे मिल गया, मैंने क्या मिस किया है, मुझे लग रहा था कुछ छूट रहा है, तो आप गेस कर बताएं मुझे क्या छूटा है, सोचें। तो मैंने छोड़ा है ESU का मतलब, मैंने इसकी डिफिनेशन तो बता दी कि ये कितना होता है, बट ESU कितना होता है, 1 ESU कितना होता है ये मैंने नहीं बताया। देखते हैं उसको। 1 ESU डिफाइंड है, 1 ESU अगर दो चार्ज को, ठीक है, सेम अमाउंट के चार्ज को अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखते हैं और उसके बीच एक फोर्स जनरेट होता है, वन फोर्स जो लगता है वो है 1 डाइन। ये 1 सेंटीमीटर हमने CGS यूनिट के आधार पर लिया था और ये 1 डाइन भी, दिस इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो अगर इनके बीच 1 डाइन का फोर्स लगता है, ठीक है, 1 डाइन का फोर्स लगता है, तो इस चार्ज को हम बोलते हैं 1 ESU। 1 ESU डिफाइंड है कैसे कि जब दो चार्ज को आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखते हैं और आप पाते हैं कि 1 डाइन का फोर्स उनके बीच लग रहा है, तो उस चार्ज को जितने चार्ज लग रहा है उसको हम नाम देते हैं 1 ESU। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह अगर आप इसको रखते हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे दो चार्ज को, ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और उसके बीच अगर फोर्स लगता है 9 × 10⁹ न्यूटन, तो इस फोर्स को इस चार्ज को हम बोलते हैं 1 कूलम। 1 कूलम की एक और डिफिनीशन है एम्पियर के अलावा, ठीक है, जो हमने चार्ज के थ्रू उसका डिफिनीशन बताया था। उसके अलावा एक और डिफिनीशन आप बोल सकते हैं, व्हेन यू आर प्लेसिंग 2 इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन इफ यू फाउंड द अमाउंट ऑफ फोर्स applied between them is 9 × 10⁹ Newton, then the amount of that charge is termed as 1 coulomb. And same way, if you placing 2 charges at a distance of 1 centimeter, 2 equal charges at a distance of 1 centimeter, and the force between them is 1 dyne, then this amount of charge what you have placed is known as 1 ESU. It defined as 1 ESU. ठीक है, तो इस तरह 1 ESU का मतलब भी समझ गए आप, 1 ESU कितना होता है। ठीक है, और अब चार्ज को ऐसा यूनिट जो कूलम है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो चार्ज को अगर आप 1 मीटर डिस्टेंस पर रखते हैं, दो चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस पर रखते हैं, उसके बीच अगर फोर्स लगता है 9 × 10⁹, तो उसको हम बोलते हैं 1 कूलम। ठीक है, इसमें जो कूलम का फॉर्मूला लगता है वो होता है F = Q1 Q2/r²। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तब जाके यहाँ पर अगर आप रखते हैं ये सब चीज़ तो मिलेगा आपको Q1 का वैल्यू आपको 1 ESU मिलेगा या 1 डाइन का फोर्स हो। ठीक है, और इस केस में यह होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। और मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रोस्टैट इसको सिस्टम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट सिस्टम। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैट सिस्टम बोलते हैं क्योंकि ये ऐसी क्वांटिटी से डील ही नहीं करता है। ये सिस्टम ऐसी क्वांटिटी से डील नहीं करता है, उसमें वो ऑलरेडी समाहित है, इंक्लूडेड है। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैल्यूज उसमें ऑलरेडी हैं, इसलिए इसमें इसकी वैल्यू 1 आती है। यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसको मैंने कैलकुलेशन करके बताया भी था कि अगर आप निकालेंगे, और इसको कैपिटल कर लीजिए समझने के लिए,
इसका वैल्यू निकालेंगे आप तो Q इज यू विल फाउंड कि 1 कूलम, छोड़िए इसको, 1 कूलम इज 9 इंटू 10, सॉरी 9 नहीं, 3 इंटू 10⁹ टाइम्स 1 ESU। 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU के। ठीक है, तो होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने बात की यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। मैंने आपको बताया कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। इसको कैपिटल सी से लिखते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है। किसी भी साइंटिस्ट का नाम जब आता है तो जब सिंबलाइज करते हैं तो उसको कैपिटल से लिखते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर फ्रैंकलिन। ठीक है, ये 1 कूलम काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हम माइक्रो कूलम, नैनो कूलम या मिली कूलम में डील करते हैं। 1 कूलम बनाने के लिए आपको 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे, तब जाकर उनका चार्ज एक्यूमुलेट होकर 1 कूलम बनेगा। ठीक है, आगे हमने ये भी देख लिया कि 1 ESU का मतलब कितना होता है, 1 ESU की वैल्यू कितनी होती है, 1 ESU डिफाइन कैसे है। तो जब दो सेम चार्ज को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं तो उनके बीच अगर 1 डाइन का फोर्स लगता है तो वैसे चार्ज को डिफाइन किया गया है 1 ESU से। और चार्ज की एक और डिफिनीशन आप दे सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की कूलम की डिफिनीशन भी दे सकते हैं कि अगर दो इक्वल चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस पर रखते हैं और उनके बीच अगर फोर्स लगता है 9 इंटू 10⁹ तो उस चार्ज को हम बोल सकते हैं 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम की एक और डिफिनीशन है, वो मैं करंट के आधार पे था कि अगर एक वायर से 1 एम्पियर करंट बढ़ रही हो तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे 1 कूलम। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी, मेरी जुबानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। एंड सॉरी, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, बट वो मैं नहीं कर पाया बिकॉज ये पॉइंट छूट गया था मेरे से, मुझे ध्यान नहीं आया इसको करने का। तो इसको आज मैंने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, चार्ज को मापते कैसे हैं, मापने का क्या तरीका है। ठीक है, तो इस सबको देखेंगे, मिल देंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, सब कुछ आपको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए, टेक केयर, थैंक यू।